लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के 14वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रोहतासगढ़ किले के चारों तरफ एक घना जंगल है जिसमें साखू, शीशम, तेंदु, आसन और सलई इत्यादि के बड़े बड़े पेड़ों की घनी छाया से एक तरह को अंधकार सा हो रहा है। रात की तो बात ही दूसरी है, वहां दिन को भी रास्ते या पगडंडी का पता लगाना मुश्किल था, क्योंकि सूर्य की सुनहरी किरणों को पत्तों में से छनकर जमीन तक पहुंचने का बहुत कम मौका मिलता था। कहीं कहीं छोटे छोटे पेड़ों की बदौलत जंगल इतना घना हो रहा था कि उसमें भूले आदमियों को मुश्किल से छुटकारा मिलता था। ऐसे मौके पर उसमें हजारों आदमी इस तरह छिप सकते थे कि हजार सिर पटकने और खोजने पर भी उनका पता लगाना असंभव था। दिन को तो इस जंगल में अंधकार रहता ही था, मगर हम रात का हाल लिखते हैं, जिस समय उसकी अंधेरी और वहां के सन्नाटे का आलम भूले भटके मुसाफिरों को मौत का समाचार देता था, और वहां की जमीन के लिए अमावस्या और पूर्णिमा की रात एक समान थी। किले के दाहिनी तरफ वाले जंगल में आधी रात के समय हम तीन आदमियों को, जो स्याह चौगे और नकाबों से अपने को छिपाए हुए थे, घूमते देख रहे हैं। ना मालूम ये किसकी खोज और किस जमीन की तलाश में हैरान हो रहे हैं। इनमें से एक कुंवर आनंद सिंह, दूसरे भैरव सिंह और तीसरे तारा सिंह हैं। ये तीनों आदमी देर तक घूमने के बाद छोटी सी चार दीवारी के पास पहुंचे, जिसके चारों तरफ की दीवार 5 हाथ से ज्यादा ऊंची न थी, और वहां के पेड़ भी कम घने और गुंजान थे। कहीं कहीं चंद्रमा की रोशनी भी जमीन पर पड़ती थी। आनंद: शायद यही चार दीवारी है। भैरव: बेशक यही है। देखिए, फाटक पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। तारा: खैर, भीतर चलिए, देखा जाएगा। भैरव: जरा ठहरिए, पत्तों की खड़खड़ाहट से मालूम होता है कि कोई आदमी इसी तरफ आ रहा है। आनंद कान लगाकर: हाँ, ठीक तो है। हम लोगों को जरा छिपकर देखना चाहिए कि वो कौन है और इधर क्यों आता है। उस आने वाले की तरफ ध्यान लगाए हुए तीनों आदमी पेड़ों की आड़ में छिप रहे, और थोड़ी ही देर में सफेद कपड़े पहरे एक औरत को आते हुए उन लोगों ने देखा। वो औरत पहले तो फाटक पर रुकी, तब कान लगाकर चारों तरफ की आहट लेने के बाद फाटक के अंदर घुस गई। भैरव सिंह ने आनंद सिंह से कहा, आप दोनों इसी जगह ठहरिए, मैं उस औरत के पीछे जाकर देखता हूं कि वो कहाँ जाती है। इस बात को दोनों ने मंजूर किया, और भैरव सिंह छिपते हुए उस औरत के पीछे रवाना हुए। ऐसे घने जंगल में भी उस चार दीवारी के अंदर पेड़, झाड़ी या जंगल का न होना ताज्जुब की बात थी। भैरव सिंह ने वहां की जमीन बहुत साफ सुथरी पाई। हाँ, छोटे से जंगली बेर के 10-20 पेड़ वहां जरूर थे, जो किसी तरह का नुकसान न पहुंचा सकते थे, और न उनकी आड़ में कोई आदमी छिप ही सकता था। मगर मरे हुए जानवरों और हड्डियों की बहुतायत से वो जगह बड़ी ही भयानक हो रही थी। उस चार दीवारी के अंदर बहुत सी कब्रें बनी हुई थीं, जिनमें कई कच्ची तथा कई ईंट चूने और पत्थर की भी थीं, और बीच में एक सबसे बड़ी कब्र संगमरमर की बनी हुई थी। भैरव सिंह ने फाटक के अंदर पैर रखते ही उस औरत को, जिसके पीछे गए थे, बीच वाली संगमरमर की बड़ी कब्र पर खड़े और चारों तरफ देखते पाया। मगर थोड़ी देर में वो देखते देखते कहीं गायब हो गई। भैरव सिंह ने उस कब्र के पास जाकर उसे ढूंढा, मगर पता नहीं लगा। दूसरी कब्रों के चारों तरफ और इधर उधर भी खोजा, मगर कोई निशान न मिला। लाचार वे आनंद सिंह और तारा सिंह के पास लौट आए और बोले, वो औरत वहां ही चली गई जहां हम लोग जाया चाहते हैं। आनंद: हाँ। भैरव: जी हाँ। आनंद: अब क्या राय है? भैरव: उसे जाने दीजिए, चलिए हम लोग भी चलें। अगर वो रास्ते में मिल ही जाएगी तो क्या हर्ज है। एक औरत हम लोगों का कुछ नुकसान नहीं कर सकती। ये तीनों आदमी उस चार दीवारी के अंदर गए और बीच वाली संगमरमर की बड़ी कब्र पर पहुंचकर खड़े हो गए। भैरव सिंह ने उस कब्र की जमीन को अच्छी तरह टटोलना शुरू किया। थोड़ी ही देर में खटके की आवाज आई, और एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, जो शायद कमानी के जोर पर लगा हुआ था, दरवाजे की तरह खुलकर अलग हो गया। ये तीनों आदमी उसके अंदर घुसे और उस पत्थर के टुकड़े को उसी तरह बंद कर आगे बढ़े। अब ये तीनों आदमी एक सुरंग में थे, जो बहुत ही तंग और लंबी थी। भैरव सिंह ने अपने बटुए में से एक मोमबत्ती निकालकर जलाई, और चारों तरफ अच्छी तरह निगाह करने के बाद आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में ये सुरंग खत्म हो गई, और ये तीनों एक भारी दालान में पहुंचे। इस दालान की छत बहुत ऊंची थी, और इसमें कड़ियों के सहारे कई जंजीरें लटक रही थीं। इस दालान के दूसरी तरफ एक और दरवाजा था,
जिसमें से होकर ये तीनों एक कोठरी में पहुंचे। इस कोठरी के नीचे एक तहखाना था, जिसमें उतरने के लिए संगमरमर की सीढ़ियां बनी हुई थीं। ये तीनों नीचे उतर गए। अब एक बड़े भारी घंटे के बजने की आवाज इन तीनों के कान में पड़ी, जिसे सुन ये कुछ देर के लिए रुक गए। मालूम हुआ कि इस तहखाने वाली कोठरी के बगल में कोई और मकान है जिसमें घंटा बज रहा है। इन तीनों को वहां और भी कई आदमियों के मौजूद होने का गुमान हुआ। इस तहखाने में भी दूसरी तरफ निकल जाने के लिए एक दरवाज़ा था, जिसके पास पहुंचकर भैरव सिंह ने मोमबत्ती बुझा दी और धीरे से दरवाज़ा खोल उस तरफ झांका। एक बड़ी संगीन बारहदरी नजर आई, जिसके खंभे संगमरमर के थे। इस बारहदरी में दो मशाल जल रहे थे, जिनकी रोशनी से वहां की हर एक चीज साफ मालूम होती थी, और इसी से वहां 10-15 आदमी भी दिखाई पड़े, जिनमें रस्सियों से मुश्कें बंधी हुई 3 औरतें भी थीं। भैरव सिंह ने पहचाना कि इन तीनों औरतों में एक किशोरी है, जिसके दोनों हाथ पीठ की तरफ कसकर बंधे हुए हैं और वो नीचे सिर किए रो रही है। उसके पास वाली दोनों औरतों की भी वही दशा थी, मगर उन्हें भैरव सिंह, आनंद सिंह या तारा सिंह नहीं पहचानते थे। उन तीनों के पीछे नंगी तलवार लिए 3 आदमी भी खड़े थे, जिनकी सूरत और पोशाक से मालूम होता था कि वे जल्लाद हैं। उस बारहदरी के बीचों बीच चांदी के सिंहासन पर स्याह पत्थर की एक मूरत इतनी बड़ी बैठी हुई थी कि आदमी पास में खड़ा होकर भी उस बैठी हुई मूरत के सिर पर हाथ नहीं रख सकता था। उस मूरत की सूरत शक्ल के बारे में इतना ही लिखना काफी है कि उसे आप कोई राक्षस समझे, जिसकी तरफ आंख उठाकर देखने से डर मालूम होता था। भैरव सिंह, तारा सिंह और आनंद सिंह उसी जगह खड़े होकर देखने लगे कि उस दालान में क्या हो रहा है। अब घंटे की आवाज बड़े जोर से आ रही थी, मगर ये नहीं मालूम होता था कि वो कहाँ बज रहा है। उन तीनों औरतों को, जिनमें किशोरी भी थी, 6 आदमियों ने अच्छी तरह मजबूती से पकड़ा और बारी बारी से उस स्याह मूरत के पास ले गए, जहां उसके पैरों पर जबरदस्ती सिर रखवाकर पीछे हटे, फिर उसी के सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद 2 आदमी एक औरत को लेकर आगे बढ़े, जिसे हमारे तीनों आदमियों में से कोई भी नहीं पहचानता था। उस औरत के पीछे जो जल्लाद नंगी तलवार लिए खड़ा था, वो भी आगे बढ़ा। दोनों आदमियों ने उस औरत को स्याह मूरत के ऊपर इस जोर से ढकेल दिया कि बेचारी बेतहाशा गिर पड़ी। साथ ही जल्लाद ने एक हाथ तलवार का ऐसा मारा कि सिर कटकर दूर जा पड़ा और धड़ तड़पने लगा। इस हाल को देख वे दोनों औरतें, जिनमें बेचारी किशोरी भी थी, बड़ी जोर से चिल्लाईं और बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ीं। इस कैफियत को देखकर हमारी दोनों अय्यारों और कुंवर आनंद सिंह की अजब हालत हो गई। गुस्से के मारे थर थर कांपने लगे। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने किशोरी को उठाया और उस मूरत के पास ले चले। उसके साथ ही दूसरा जल्लाद भी आगे बढ़ा। अब ये तीनों किसी तरह बर्दाश्त न कर सके। कुंवर आनंद सिंह ने दोनों अय्यारों को ललकारा, मारो इन जालिमों को, ये थोड़े से आदमी हैं क्या चीज। तीनों आदमी खंजर निकाल आगे बढ़ना ही चाहते थे कि पीछे से कई आदमियों ने आकर इन लोगों को भी पकड़ लिया और यही हैं, पहले इन्हीं की बलि देनी चाहिए कहकर चिल्लाने लगे। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के 14वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी के साथ ही चंद्रकांता संतति का ये तीसरा भाग समाप्त होता है।